ये इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं 2024 के। और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप सिंपली जो है लिंक पे क्लिक करके जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो है लैंग्वेज जो मैंने यूज़ किया है वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज यूज़ किया है, जिससे कोई भी स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो उसको याद करने में बहुत ईजी हो। दूसरा, एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा जो है ऐड किए हैं जिससे एग्जामिनेशन में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिले, जिससे 2 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स फुल मिले, एक भी मार्क्स आपका कट ना हो, इवन हाफ मार्क्स भी आपका कट ना हो। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि सर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है उसमें से कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोर्ड का रूल बताऊं कि बोर्ड का पेपर मैंने चेक किया है तो ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। तो मतलब अगर आपने 2 पॉइंट लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट मेक श्योर करना कि 2 पॉइंट एकदम करेक्ट आपने डिफरेंशिएट किया है। मतलब अगर आपने यहाँ पे, जैसे मैं पब्लिक फिनांस और प्राइवेट फिनांस का एग्जांपल लेता हूँ, तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और प्राइवेट फिनांस क्या होता है, वो दोनों का अगर मैंने मीनिंग पहले डिफरेंशिएट किया, पहले पब्लिक फिनांस का मीनिंग बताया, दूसरे का प्राइवेट का, तो वहाँ पे मुझे 1 मार्क्स जो है, यहाँ पे मुझे 1 मार्क्स अलॉकेट कर दिया जाए। दूसरा मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए टू ऑफर मैक, ये सोशल एडवांटेज और ये प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट है तो 1 मार्क्स आपके यहाँ पे मिले। बट जब हम टीचर्स चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता है, या तो फिर कुछ दूसरा वो पॉइंट बरोबर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो वहाँ पे आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो, जैसे मान लीजिए जो आपको ये चारों में से जो भी इजी लगे, आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मिनिमम आप 3 पॉइंट्स लिखिएगा, क्योंकि जो है अगर एक पॉइंट में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो, एरर भी हो जाए कोई भी वर्ड्स का, तो एटलीस्ट आपके एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बोर्ड पेपर में किस तरीके से जो है पूछा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो NE3 कितने मार्क का, 6 मार्क का पूछता है। टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से अपने को कितने अटेम्प्ट करने हैं सर, हमको सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं NE3, ठीक है। अब ये जो PDF मैंने बनाया है वो NE3 अटेम्प्ट हो जाए उसके हिसाब से मैंने बनाया। एंड इसके पहले जो टाइम टेबल वाला वीडियो था, आई एम श्योर आपने देखा रहेगा, जिसमें हमने 3rd A और 3rd B जो है पूरा अच्छे से कवर किया था चैप्टर, यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी के जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है ये PDF में से जो है कवर हो जाएंगे। 1-2 मैं और ऐड कर दूंगा, ठीक है। या आपके हिसाब से क्या लगता है कि सर कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन 2024 में पूछा जा सकता है, वो आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स में कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा, इसके अलावा जो मैं यहाँ पे मेंशन किया इसके अलावा, ठीक है। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखो और फिर उसके बाद जो है कमेंट करके आप अपना आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। और उसका आंसर्स मैं ऐड कर दूंगा वेबसाइट के अंदर, और वो PDF जाके आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन का, वो है पब्लिक फिनांस और प्राइवेट फिनांस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। अब मीनिंग में हम क्या लिखेंगे कि पब्लिक फिनांस बेसिकली होता क्या है। तो पब्लिक फिनांस जो होता है वो गवर्नमेंट का जो इनकम है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, उसी चीज का जो स्टडी करना, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का एक्चुअल में बजटिंग करना कि गवर्नमेंट का कितना खर्चा होने वाला है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है और गवर्नमेंट का कितना इनकम आया है। तो ये पब्लिक फिनांस जो है ये क्या करता है, पूरा स्टडी करता है। इसीलिए बोला है पब्लिक फिनांस क्या है, इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब इन जनरल में आप लोग लिख लो पेंसिल से, पब्लिक फिनांस बेसिकली ये स्टडी करना कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर, मतलब गवर्नमेंट का कितना खर्चा है और गवर्नमेंट का कितना इनकम है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट खर्चा करता है रोड बनाने के लिए, गवर्नमेंट खर्चा करता है डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट खर्चा करता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट खर्चा करता है हॉस्पिटल्स के लिए, तो वो क्या हो गया सर, एक्सपेंडिचर हो गया। सर इनकम कहाँ से मिलता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को फाइन से, जो नॉन टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से गवर्नमेंट को इनकम होता है। तो ये सारी जो स्टडी कौन करता है, पब्लिक फिनांस करता है। समझ में आ गया व्हाट इज पब्लिक फिनांस। तो यहाँ पे हमने मीनिंग लिखा पब्लिक फिनांस, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। प्राइवेट फिनांस क्या होता है, देखिए प्राइवेट फिनांस बेसिकली स्टडी करना। अब यहाँ पे भी स्टडी करना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर किसका स्टडी हो रहा है, इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, छोटे स्मॉल बिजनेस पे, ठीक है। जो बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस होते हैं ना, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टडी करना।
और पब्लिक फिनांस में किसका स्टडी करना, गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया कि पब्लिक फिनांस और प्राइवेट फिनांस में दोनों में इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टडी किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक फिनांस में गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर स्टडी किया जाएगा और प्राइवेट में किसका किया जाएगा, एक इंडिविजुअल मतलब कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन का, या हो सकता है कि किसी का बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर स्टडी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फिनांस। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे किराना स्टोर चलाता है, उसका कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, वो उसी तरीके से जैसे टाटा कंपनी है तो उसका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, वो उसका स्टडी करना, तो वो प्राइवेट फिनांस में चला जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो पब्लिक फिनांस है तो इसमें जो गवर्नमेंट खर्चा करता है उससे किसको फायदा मिलता है, सर सोसाइटी को फायदा मिलता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा रोड बनाया, अच्छा एजुकेशन कॉलेज बना दिया, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, तो इससे किसका फायदा होगा सर, इससे सोसाइटी का फायदा होगा। किससे होगा, सोसाइटी का, कंट्री का, इकोनॉमी के अंदर लोगों का फायदा होगा ना। इसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, बेनिफिट हो, ठीक है, टू द सोसाइटी। तो पब्लिक फिनांस का जो एक्सपेंडिचर होता है इस तरीके से होता है ताकि ज्यादा सोसाइटी पे इफेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ हो, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो, ठीक है, या फिर जो है सिक्योरिटीज या बाकी जो चीजें गवर्नमेंट, जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। उल्टा उसका अपोजिट क्या है, प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट अपना इंटरेस्ट फुलफिल करता है। अब प्राइवेट में मेन एम क्या, प्राइवेट का मेन एम क्या होता है भाई, प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्राइवेट का जो इंटरेस्ट होता है वो फुलफिल करता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस किसका इंटरेस्ट फुलफिल करता है, पूरे सोसाइटी का, सोशल मैक्सिमम एडवांटेज उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने नया ट्रैक बना दिया, नया बस चालू कर दिया, तो उससे लोगों को फायदा होगा आने जाने के लिए, तो ये क्या हो गया, सोशल मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा उस तरीके से हुआ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। उस वहीं पे प्राइवेट का जो खर्चा हुआ किसके लिए, प्राइवेट अपना खुद का फायदा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से खर्चा किया, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटीज का उतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग छोटे लेवल पे बात करें, बिजनेस लेवल पे बात करें, तो बहुत सारा इंप्लॉयमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है, ओके। नाउ गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम, ओके, डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड द डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। एक चीज और सबसे मेजर डिफरेंस है पब्लिक फाइनेंस में, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर पहले क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि उसको साल भर में कितने खर्चा करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2023-24 एकेडमिक और फाइनेंशियल ईयर, अब 2023-24 फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल मतलब 31 मार्च को, तो 2024 को 31 मार्च को तो खत्म हो जाएगा, तो नया फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा, 2024 से लेके 25 तक का। तो अब ये जो 2024-25 का जब चालू होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से जब चालू होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो पूरा पहले कैलकुलेट करता है। वहीं पे प्राइवेट क्या करता है, पहले अपना इनकम देखता है, पहले जेब देखता है, भाई मेरे को पैसा कितना है उसके हिसाब से खर्चा करना है, इसीलिए बोलता है एन इंडिविजुअल कंसिडर हिज इनकम देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्या करता है, फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड द डिफरेंट वे ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इनकम हो ना हो तो भी गवर्नमेंट पहले क्या करता है, डिटरमाइन करता है एक्सपेंडिचर, और वहीं पे प्राइवेट क्या करता है, पहला इनकम देखता है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करता है। और पब्लिक फाइनेंस का हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होता है, इसी वर्ड का यूज किया, ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। वहीं पे जो है अगर प्राइवेट का देखा जाए तो प्राइवेट का क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा इफेक्ट होता है, मार्जिनल मतलब यहाँ पे थोड़ा बताया, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट होता है। तो ये पहला डिफरेंस था प्राइवेट फिनांस, पब्लिक फिनांस और प्राइवेट फिनांस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ओके। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, और एक दो पॉइंट आपके हिसाब से यहाँ पे और कौन से इजी पॉइंट हो सकते हैं दोनों के डिफरेंस, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वो है सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये दोनों में डिफरेंस अगर आप देखो बहुत ईजी है। देखो सिंपल इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, एवरी कमोडिटी इज गिवन एन इक्वल इंपॉर्टेंस। ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो सारी कमोडिटीज को हम क्या करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं।
वहीं पे अगर हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर का देखेंगे तो ये सूटेबल वेट क्या करता है, अलग अलग कमोडिटीज को असाइन करता है। ठीक है, जब हम लोग इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से, तो ये क्या करता है कि भाई कमोडिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर एक कमोडिटी नहीं है, बहुत सारे, अगर हम लोग फूड ग्रेन का लेते हैं या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट का लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कमोडिटीज रहता है, उसके वेट के हिसाब से क्या करता है, यहाँ पे अलग अलग नंबर असाइन करता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंडेक्स में इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है वो कैलकुलेट करने में और कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ईजी होता है। वहीं पे वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होता है, ये टोटली डिफरेंट होता है और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफिकल्ट भी होता है कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है, तो ये दूसरा इजी पॉइंट निकला। तीसरा, दिस कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। अगर हमको इसमें क्वांटिटी मालूम करना है या प्राइस मालूम करना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो है प्राइस इंडेक्स का। अगर मुझे प्राइस इंडेक्स मालूम करना है तो मैं सिंपल इंडेक्स नंबर से इजीली मालूम कर सकता हूं। वहीं पे जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, इसको क्या करता है, कैन बी अप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्पेशल पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कुछ जैसे मान लीजिए स्टॉक्स के प्राइजेस हमको मेजर करने हैं, ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस के लिए अप्लाइड किया जाता है और इसमें क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर मालूम कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस रहा। सर इसको समझा, वेरी गुड। अगर आपको समझा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कमेंट कर देना, या इसके अंदर और कौन सा इजी पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसको पढ़ने से पहले, डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूं। जीडीपी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है प्रोडक्शन से। ठीक है, अब अपने कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ वो सबका काउंट कौन करता है, जीडीपी काउंट करता है। तो सर जीएनपी क्या करता है, जीएनपी हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी काउंट करता है, और जो अब्रॉड, जो फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन हुआ वो भी हमारे गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज रन करती है अपना प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरे कंट्री में, वो भी काउंट करता है। इसीलिए उसको हम लोग एक मेजर डिफरेंस है इसमें। दूसरा, जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन काउंट करता है, इनकम नहीं काउंट करता है, मतलब यहाँ पे आउटपुट सिर्फ काउंट करता है, लेकिन जीएनपी में क्या होता है, इनकम भी काउंट करता है। बस इतना समझ गया ना तो आप डिफरेंस इजीली लिख लोगे। देखो, क्योंकि डेफिनेशन सेम बनता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब एक साल में अपने इकोनॉमी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, जीडीपी होगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग जीएनपी में देखा जाए तो जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मींस ग्रॉस वैल्यू, क्या बोला, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, दैट मीन्स करंट प्राइस इन द मार्केट, जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से डिसाइड किया गया है, उसको हम लोग जो है करंट मार्केट प्राइस, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रॉस वैल्यू मालूम किया जा रहा है मार्केट के प्राइस के हिसाब से। दूसरा पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन बाय बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। जीडीपी मतलब हमारे कंट्री के अंदर, जो हमारी कंट्री के, जो हमारी कंपनी फॉर्म, इंडियन फॉर्म है, वो जो प्रोड्यूस कर रही है कंट्री के अंदर, और जो बाहर कंट्री, जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी है या कोई दूसरा ब्रांड है, अगर वो बाहर का कंपनी है, वो अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा सर। तो जीएनपी में क्या होगा, जीएनपी में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड द प्रोडक्शन बाय डोमेस्टिक एंटिटीज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर। इसमें हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक एंटिटीज को ही, मतलब डोमेस्टिक फॉर्म इंडियन कंपनीज का जो प्रोडक्शन होता है विद इन दी कंट्री के अंदर और आउटसाइड दी कंट्री के अंदर, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सर मेजर डिफरेंस क्या हुआ, सर डिफरेंस ये हुआ कि जीडीपी हम अपने कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो काउंट करते हैं। ठीक है, वो चाहे वो इंडियन फॉर्म हो, चाहे वो फॉरेन फॉर्म हो, लेकिन जीएनपी में हम इंडियन फॉर्म का क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन काउंट करता है कंट्री के अंदर, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। साथ में बाहर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं।
लेकिन वो डोमेस्टिक एंटिटीज होना चाहिए। जैसे विप्रो कंपनी है, अब वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, बाहर कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों जगह बिजनेस है ना, तो दोनों का काउंट करना, लेकिन वो इंडियन कंपनीज होना चाहिए, ठीक है, जीएनपी के अंदर। और जीडीपी के अंदर चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे वो बाहर की कंपनी हो, अगर अपने इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है तो उसको अपन काउंट करता है जीडीपी में। बात समझ में आ गया सर? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी इज टिपिकली एक्सप्रेस जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस इम्पोर्ट। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करो और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन के जो है आराम से लिख लीजिएगा। सी फॉर कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन। सर कंजम्पशन क्या होता है? हमारे कंट्री में हम सब सारे सिटीजन जितने भी हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, एग्रीगेट जो डिमांड करते हैं, चाहे वो मोबाइल्स का करे, चाहे वो एसी का करे, चाहे फ्रीज का करे, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज का करे, वो सारा कंजम्पशन मिला के बनता है सी। ठीक है, क्या बनता है? सी। सी फॉर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन बाय ऑल द सिटीजन्स, ऑल द, ठीक है, एवरीवन जो भी इकोनॉमी के अंदर कर रहे हैं ना, उसको हम लोग कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, जितना भी अपने कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है? आई, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, वो क्या होता है? जी। एक्स माइनस इंपोर्ट, मतलब कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, जो माइनस आएगा प्लस में आएगा तो प्लस ऐड कर देंगे, माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। और वही सेम चीज यहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट आ गया। तो सर जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बिजनेस करते हैं, कुछ लोग बाहर जो अर्निंग करते हैं, जो हमको फॉरेन अर्निंग से जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, चाहे हमने इन्वेस्टमेंट किया है या दूसरे फॉर्म में, तो यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो डिविडेंड ही क्यों ना आ रहा हो, जब प्रॉफिट ही क्यों ना आ रहा हो, तो हमारे कंट्री के अंदर वो क्या हो जाएगा? रिसीट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम। पेमेंट मतलब जिसको अपन पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो बताओ, अब यहां से मेरा क्वेश्चन है कि आप मेंशन करो कि अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो सर अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या हमारा रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा? कमेंट करके बताना। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर नेशनैलिटी ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। इट डज नॉट अकाउंट फॉर नेशनैलिटी ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शंस। वहीं पे अगर हम लोग जीएनपी की बात करें तो जीएनपी कंसिडर द नेशनैलिटी ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, फोकसिंग ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन्स वेदर दे आर ऑकर डोमेस्टिकली और अब्रॉड। यहाँ पे नहीं किया जाता, बट यहाँ पे जीएनपी के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि भाई डोमेस्टिक कंपनीज अगर वो प्रोड्यूस कर रही है विद इन दी कंट्री के अंदर या आउटसाइड दी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है, मेजर किया जाता है जीएनपी में। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं हमारी कंट्री का ग्रोथ लेवल कितना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा जो है एनडीपी आता है या एनएनपी आता है, तो अगर आप ये समझ गए तो आप उसको भी लिख लोगे, क्योंकि डेफिनेशन तो सेम ही है, सिर्फ वहाँ पे एक ऐड वर्ड यूज करना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग ने जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, जो मशीन्स यूज किए हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग माइनस करते हैं, तो उसको वैल्यू क्या निकलता है? नेट निकल जाता है। इसलिए ग्रॉस मतलब टोटल होता है, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन या सारे खर्चे माइनस करेंगे तो हमको नेट वैल्यू मिलती है। समझ रहे बात, राइट? फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है, 7 चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट ही है। आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम और इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ओके, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अगर आप आउटपुट मेथड देख रहे हो तो आउटपुट से क्या समझ में आ रहा है कि आउटपुट मेथड में हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू कितना है वो मालूम करता है आउटपुट मेथड में। इनकम मेथड में हमारे कंट्री के अंदर सारे सभी लोग जो है जो भी इनकम रिसीव कर रहे हैं वो अलग अलग फॉर्म में वो कितना इनकम रिसीव किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। अब उसको लिखना कैसे है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ आउटपुट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड अदर सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप टू गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। सर इसका मतलब क्या समझा कि जो नेशनल इनकम होता है वो वैल्यू ऐड करता है, किसका वैल्यू ऐड करता है? आउटपुट का और सर्विसेज का, जो प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंटरप्राइजेस, और वो सब ऐड करके हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम
कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे इनकम मेथड में, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट रिसीव्ड by all citizens of a country in a particular year are added up। एक साल भर में जितने लोग भी इनकम रिसीव किए हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, जो भी कंट्री के सिटीजन जिन लोगों ने भी इनकम रिसीव किया है वो सब ऐड किया जाता है और उस ऐड करके हम लोग नेशन का मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये इनकम आता कहां से है? इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड अदर सोर्सेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलिनियस इनकम और मिक्स्ड इनकम। अलग अलग सोर्सेज से वो ऐड किया जाता है ताकि हम लोग नेशनल इनकम मालूम कर सकें। तो सर ये लॉन्ग आंसर में भी अगर पूछा ना तो भी मैं यही पॉइंट लिखूंगा, बहुत ईजी है सर। आउटपुट मेथड में मैंने क्या बोला? वैल्यू मालूम करना आउटपुट का और सर्विसेज का जो अलग अलग सेक्टर्स ने प्रोड्यूस किया है। वहीं पे इनकम मेथड में जो इनकम रिसीव किया है सभी लोगों ने इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, वो सब ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट किया करते हैं। बात समझ में आ रही सर? हाँ सर समझ में आ रही है। कुछ डाउट है किसी को? सर नहीं डाउट है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ो ताकि ऐड करते मुझे पता चले कि भाई हाँ पढ़ रहे हो, ताकि लास्ट तक मैं आपको सपोर्ट करूँ, ठीक है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपके सारे कमेंट्स में रीड करता हूँ, सब्सक्राइब किया आपने तो इन फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आपको मैं बहुत सारी मैं रीड करके उसको लिस्ट डाउन करूंगा कि हाँ ये मेरे मतलब जो सब्सक्राइब किया है ट्रू फॉलोअर्स हैं, यहाँ बरोबर फॉलो कर रहे हैं जो पढ़ रहा हूँ। तो उस केस में मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा नीड होगी तो मैं पीडीएफ सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस मेथड ऑल्सो इनकम नोन फैक्टर कॉस्ट मेथड। इसमें फैक्टर कॉस्ट मेथड इसलिए आया क्योंकि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर यूज किया है। तो आप ऐसा बिजनेस सोचो कि उसके लिए आप कॉस्ट भर रहे हो और वो कॉस्ट क्या हो जा रहा है? इनकम हो जा रहा है। जो जिसका रेंट, जो जमीन है उसका रेंट मिल रहा है उसको, जो लेबर काम कर रहा है उसका वेजेस मिल रहा है, जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है और जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है। और इस मेथड को, दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम फ्रॉम दी आउटपुट साइड, मतलब प्रोडक्शन साइड मेंशन करता है, और ये किसका? इनकम साइड जो है कैलकुलेट करता है। तो ये इजी था, यस सर इजी था, बहुत इजी था। अब हम लोग करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी सिंपल सर, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। आप अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करो तो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्टली अगर आप पे करो, जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा, उसके गुड्स के अंदर उसमें लिखा रहता है टैक्स इंक्लूसिव, उस पर आप जो टैक्स भर रहे हो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है? इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड द प्रॉपर्टीज। अगर मेरी कुछ इनकम है उसके ऊपर मैं टैक्स भर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैं टैक्स भर रहा हूं, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ डायरेक्ट टैक्स। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। जब प्रोड्यूस किया जाता है या जब गुड्स सेल किया जाता है उस टाइम पे परचेस किया जाता है। एंड परचेस्ड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, या तो बेचते वक्त या प्रोड्यूस करते वक्त या फिर खरीदते वक्त जो है इसमें जो टैक्स भरा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली इसको, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो चार्ज किया जाता है टैक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पे कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने ये मार्कर बनाया, ये मार्कर के ऊपर मैंने टैक्स भरा है, अब ये मार्कर जो खरीदेगा वो टैक्स भरेगा, तो मैंने पहले भरा, अब बाद में जो टैक्स, ये जो पेन खरीद रहा है वो टैक्स भर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? बर्डन शिफ्ट हो रहा है और इनडायरेक्टली पे किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप लोग देखोगे, द बर्डन ऑफ टैक्स पेयर बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom it is levied it cannot be shifted। देखो डायरेक्ट टैक्स के केस में अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सैलरी है भाई, वो उसमें से मेरे को ही टैक्स भरना है, मेरा कोई रिलेटिव वाला टैक्स नहीं भरेगा। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स में देखा जाए तो भाई टैक्स तो भरा है किसने? जब जिसने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसने बनाया। जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट में जाके जो है फोन लेते हो तो ये फोन जिसने बनाया है उसने तो टैक्स भरा रहेगा ना। तो जब वो टैक्स भरा रहेगा, तो जब वो टैक्स भरा है, अब जब आप फोन खरीदोगे, अब मैंने खरीद लिया तो इसके ऊपर मैंने भी टैक्स भरा कि नहीं भरा? पहले किसने भरा था? जिसने बनाया था। अब टैक्स किसने भरा? खरीदने वाला। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है? द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। कंपनी वाले ने मेरे ऊपर शिफ्ट कर दिया खरीदने वाले पे, ठीक है। वही शिफ्टेड बाय द सेलर ऑन द बायर। जो बेचने वाला था उसने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? बायर के ऊपर। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा क्या है यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या है भाई, एग्जाम डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल थे, बहुत इजी लैंग्वेज है, आराम से इजीली याद हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट में टैक्स शिफ्ट कर सकता है, इसके जीएसटी एग्जाम्पल से, इसके इनकम और वेल्थ टैक्स है, ठीक है। बाकी आप आराम से जो है याद कर सकते हो, है ना। एक दो पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा आता रहेगा तो आप कमेंट करके जरूर ऐड कर दीजिएगा अगर आपने पहले से पढ़ा रहेगा। अब आता है इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। सिंपल से लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। इंटरनल डेट मतलब अगर गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया है अपने कंट्री के अंदर से ही तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डेट या डेप्थ बोलो। और अगर कंट्री ने पैसा उधार लिया है बाहर कंट्री से तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट। अब अपन देखो लिखना कैसे वो थोड़ा सा देख लेते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर करो और लिखना कैसे वो भी समझ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर भूल गए तो कंसेप्ट याद रहेगा तो एक दो पॉइंट लिख के आओगे, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज मतलब गवर्नमेंट जब उधार लेता है, बोरो करना बेसिकली उधार लेना, बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, अपनी जनता से अगर लेता है या बैंक से लेता है या सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई से लेता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंस जो पैसे का लेन देन कारोबार करते हैं, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया या आईसीआईसी बैंक भी पहले था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और बैंक बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं विद इन द कंट्री के अंदर, तो इट इज नोन एज इंटरनल डेट। अगर पैसा गवर्नमेंट उधार ले रहा है बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से विद इन द कंट्री के अंदर, तो उसको हम लोग इंटरनल डेट बोलेंगे। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज, गवर्नमेंट अगर उधार लेता है फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर बाहर की कंट्री से, बाहर की गवर्नमेंट से ले रहा है या बाहर के बैंक से ले रहा है या कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से अगर वहां से पैसा उठा रहा है, तो लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग आईएमएफ बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। इट इज रीपेड एंड बोरोड इन डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनल डेट में कंट्री इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, डोमेस्टिक कंट्री का अपना जो रुपीज है उसी में बोरो कर रहा है, उसी रीपेमेंट भी कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर एक्सटर्नल डेट करेगा तो उसमें बोरो तो कर रहा है लेकिन वो फॉरेन करेंसी में कर रहा है। किस में कर रहा है, फॉरेन करेंसीज में। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू दी अदर, टू दी लेंडर, मतलब जिसे उधार ले, जो उधार दे रहा है ना उसको लेंडर बोलते हैं, उसको फंड जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है टू दी फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री से पैसा दूसरे कंट्री में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट डज नॉट रिजल्ट इन आउटफ्लो एंड कैश ऑफ अ कैश फ्रॉम अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डेट सर्विसिंग और रीपेमेंट्स ऑफ डेट। अब जैसे क्या होता है इंटरनल डेट में अगर जो गवर्नमेंट लोन लेता है तो उस केस में क्या होता है कि आउटफ्लो नहीं होता है। वहीं पे एक्सटर्नल डेट में क्या होता है, हमने जो लोन लिया है उसकी वजह से उसको हमको पे करना है, उसका जो अमाउंट है इंटरेस्ट, ठीक है, जो उधार लिया बेसिकली उसको, डेट सर्विस बेसिकली वही होता है कि भाई जो लोन लिया है अमाउंट है उसको रीपेमेंट करना बेसिकली। तो अपने कंट्री के अंदर क्या होता है, आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है। बट अगर एक्सटर्नल डेट होता है तो उस केस में क्या होता है, अपना मनी आउटफ्लो होता है, इसीलिए उसको बोला है रिजल्ट इन आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर जाना, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डेट सर्विंग एंड रीपेमेंट। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर आ गई। उसके बाद और ये देखो इंडेक्स नंबर का एक है प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, इट मेजर्स जनरल चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स। प्राइस चेंजेस होता है उसको मालूम करने के लिए हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं, जो कंपेयर करता है लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन द टू डिफरेंट पीरियड। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2023 में टमाटर का भाव क्या था और 2024 में टमाटर का भाव क्या है, दोनों का प्राइस कंपेयर कर रहा है ना। यहाँ पे प्राइस कंपेयर कर सकता है अलग अलग डिफरेंट पीरियड, मतलब अलग अलग टाइम, 2010 का भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो 2023 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर, मतलब पास्ट का हो गया, और 2024 क्या है, करंट ईयर का, ठीक है। तो बेस ईयर का प्राइस हम लोग P0 से बताते हैं और करंट ईयर का प्राइस हम किससे बताते हैं, P1 से बताते हैं। वहीं पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये आउटपुट लेवल कितना चेंज हुआ है ना, फिजिकल वॉल्यूम प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी के अंदर, वो मालूम करता है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से बता रहा है, यहाँ पे किससे बता रहा था, प्राइस कंपेयर करता है, यहाँ पे किससे, क्वांटिटी से कंपेयर कर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे इट कैन बी यूज्ड टू मेजरिंग द चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज अदर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल फिक्सिंग वेज रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, ये सब का प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम कर सकते हैं हम लोग, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वेटेड इंडेक्स इट कैन बी यूज मेजरिंग द चेंजेस इन द क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल आइटम्स लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के कितना इंक्रीज क्वांटिटी हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से। सर बात समझ में आ रही है? सर हाँ सर समझ में आ रही है। अच्छा, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन द टू डिफरेंट पीरियड, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा, वैसे इट कंपेयर
द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे आउटपुट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस आ। तो ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, प्राइस में प्राइस लिखना, आउटपुट में आउटपुट लिख देना, सेम सेंटेंस, रट्टाफाई। फिर उसके बाद फॉर्मूला देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर है, प्राइस है मतलब पी रहेगा, ऊपर पहले क्या आता है, करंट ईयर का आता है, नीचे क्या आता है, बेस ईयर का आता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सेम है, क्वांटिटी है मतलब क्यू लिखो, करंट ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर का क्वांटिटी, एकदम आसान है। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई। इनटू क्या करो, 100 कर दो, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में जो है कैलकुलेट करता है, इसके लिए हम लोग इधर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड। नोट्स चाहिए सर, कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे वेबसाइट से जाके इजिली डाउनलोड कर लें। वेरी गुड, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये सारे टॉपिक समझे रहेंगे। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट हम वीडियोस बना देंगे। और अभी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी से बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग जो है मस्त में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं एक श्योर करूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स आपके बोर्ड में स्कोर हो। इसके पहले मैंने जो टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से मैं नोट्स भी मेरे वेबसाइट पे अपडेट कर रहा हूँ, तो वो नोट्स भी जाके वहाँ से डाउनलोड करके, अगर टाइम टेबल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके हिसाब से पढ़ना चालू कीजिए। और टाइम टेबल के हिसाब से जो नोट्स है वो भी मैं क्या करूँगा, अपडेट करते रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार, लेकिन मैं जब चेक करता हूँ कि जिन लोगों ने कमेंट्स किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब करवा ले कमेंट किया है, उसमें से अगर 10 कमेंट में से एक कमेंट मुझे मिलता है जो सब्सक्राइब किया चैनल, वो कमेंट किया। आप यार क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको हेल्प मिल रहा है, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ डाउट है, सुझाव है कि सर ये इंप्रूव करो, आई विल डू दैट, बट आप एटलीस्ट सपोर्ट करो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।